देखिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया। आज हम बिल्कुल अलग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द पार्लियामेंट्री कमेटीज़। हमने पार्लियामेंट के बारे में तो बहुत पहले पढ़ा दिया था आपको, कमेटियों को छोड़ रखा था, उन्हें अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन के बाद। इसके बाद हम अपने अंतिम अध्याय की ओर हैं, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम नेशनल कमीशन ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी आएंगे, वो आज हम करने जा रहे हैं। सेकेंड आस्पेक्ट, आज के दिनों में आपने देखा होगा पार्लियामेंट काफ़ी डिस्फंक्ट चलती है, नहीं चल पा रही है। समस्या है ना पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में। ऐसा लग रहा है जैसे कि थोक में कानून पास किए जा रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है। हमारे देश के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना, उनका कहना ये है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस जो हैं उनकी क्वालिटी वीक पड़ रही है। रीज़न क्या बताया उन्होंने? उनका कहना ये है कि जब पार्लियामेंट में डिबेट्स ही नहीं होंगी, डिस्कशंस ही नहीं होंगी एक बिल के मेरिट के ऊपर, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नज़र ही नहीं आएगी, रीजनिंग्स क्लियर नहीं होंगी, उस बिल के पीछे की विजडम इस्टेब्लिश नहीं होगी, तो फिर हम अगर कल को वो बिल के ऊपर कोई लिटिगेशन होती है कोर्ट में, उसे किस लाइट में हम अंडरस्टैंड करेंगे? हमारे पास कोई डिबेट्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग उस बिल के पीछे की नहीं है। वो बिल बिना डिबेट के पास हो गया। हम कल को जब उसे समझना चाहेंगे, किस थ्योरी पे, किस आइडियोलॉजी पे, किस पर्पस, किस रिक्वायरमेंट, किस रीजनिंग पे बेस करके उसे समझेंगे? इससे फिर समस्या बढ़ेगी। दूसरा उनका तर्क ये था कि अगर इस तरह से पार्लियामेंट में बिना चर्चा के ही कानून पास होते रहे, तो फिर हो सकता है कि वो कानून उस सब्सटेंस को लूज़ कर जाएं जो सब्सटेंस उस कानून में होना चाहिए था। इसकी वजह से हो सकता है जिस देश, जिस वर्ग के लिए उसे बनाया गया हो, वो उसके लिए एक समस्या का कारण बन जाए, क्योंकि इनफ वॉइसेस रिप्रेजेंट नहीं हुई, उस पर इनफ डिलिब्रेशंस हुई नहीं, तो वो अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशंस के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं। इसके बिना ही वो थोप दिया जाएगा। ऐसे में लिटिगेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है बाद में जुडिशियल प्रोसेस के वाया उसे रेक्टिफाई करना पड़े। तो किसी कानून के मामले में अगर लिटिगेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो ये भी तो एक तरह से किसी लॉ के पर्पस को रिडंडेंट करने जैसा है, ख़त्म करने जैसा है, कि लंबे समय तक वो फिर प्रभावी होते हुए भी अपने प्रावधानों के अप्रभावीपन से जूझता रहेगा, क्योंकि हम उसके कभी किसी क्लॉज को निष्क्रिय कर देंगे, कभी किसी क्लॉज को निष्क्रिय कर देंगे, और कई कानून हम तक पहुंच जाएंगे ये जांचने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में खरे उतरते भी हैं कि नहीं, वैलिड हैं भी हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये तरह से संसद का काम करना ठीक नहीं है। संसद में चर्चा होनी चाहिए। फिर लंबे समय से ये भी देखा गया है और ये आरोप भी रहा है पिछले 6-7 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स कम हुई हैं, जो पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स है वो कम हुआ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिग्रेड नज़र आता है, क्योंकि डिस्कशन इंटेलेक्चुअल लेवल की कम हो गई हैं। वो सारी चीज़ों पर जब हम विचार करते हैं तो समझ में ये आना ज़रूरी है कि फिर उसी संस्था से कानून बन करके आ रहे हैं, उन कानूनों के आधार पर देश चल रहा है। तो क्या इतना ही लूज़ मैनर में वर्क चल रहा है पार्लियामेंट में? कानून कैसे बनते हैं? वो कानून उनके अंदर के सब्सटेंस को किन ग्राउंड्स पे जस्टिफाई करते हैं? क्या उस पर इनफ डिबेट चली कहीं पर? क्या उसके लिए इनफ एक्सपर्टीज़ को कॉल किया गया? क्या उसमें लोगों की इच्छाओं को समाहित किया गया? क्या सारे उसके प्रॉज एंड कॉन्स को वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड किया है? ये सारे सवाल जब आते हैं तो एक प्रश्न आता है कि एक प्रक्रिया वह है जो आपके सामने नज़र आती है संसद में, लेकिन इसके इतर इन कानूनों को लेकर के एक प्रक्रिया वो भी है जो आपके सामने नहीं है, दैट इज़ कमेटी लेवल प्रोग्रेस, कमेटी लेवल वर्किंग, और वो है पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ये कैमरों से दूर, मीडिया प्रसारण से दूर अपना काम करती हैं। यहाँ पर काम करने का तरीका उन एमपीज़ का बिल्कुल बदल जाता है जो संसद के भाषणों में ज़्यादातर राजनीतिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करते हुए हो सकता है उस बिल की मेरिट्स डीमेरिट्स ज़्यादा सुप्रीम हो और देश सर्वोपरि होता है, दल और अपना राजनीतिक करियर पीछे रहता है, तो आप पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। इन सारी बारीकियों को समझते हुए हमें पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम समझना है। जिन दिनों में संसद स्थगित है, संसद चल नहीं रही है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि काम नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ 24/7 संसद ना चलने पर भी काम कर रही हैं। संसद स्थगित है लेकिन समितियां काम कर रही हैं। इन्हें हम संसदीय समितियों के तौर पर जानते हैं।
इन्हीं के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 105 के तहत इनका प्रावधान आता है और आर्टिकल 118 के तहत भी इनका प्रावधान आता है। आर्टिकल 118 के तहत ये बताया गया है कि संसद अपनी कार्यप्रणाली, अपने बिजनेसेस के लिए अपने नियम और अपनी व्यवस्था बना सकती है। उसी के तहत पार्लियामेंट्री कमेटियों की बात आती है। इतनी बात समझ में आई। इनके इतिहास में यदि मैं जाने का प्रयास करूं तो पार्लियामेंट्री कमेटियों के बारे में अलग अलग जगहों पर संविधान में जिक्र तो आता है, लेकिन संविधान में इसके वर्क, इसके टेन्योर, फंक्शनिंग, इनको लेकर के कहीं कोई विवरण नहीं है। तो फिर ये किससे चलित हैं, ये किससे रेगुलेटेड होती हैं? ये पार्लियामेंट्री रूल्स से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर से रेगुलेट होती हैं। लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर से रेगुलेट होती हैं। ये बात समझ में आ गई। शुरुआत की बात की जाए तो ये कब से एग्जिस्ट कर रही हैं? देखिए, यूरोप में तो ये बहुत लंबे समय से हैं, ब्रिटेन में 1571 के समय से हैं, भारत में 1861 के समय से कुछ कमेटियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन 1921 में पहली बार, आपको पता होना चाहिए कि 1919 के दौरान मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, जिसे आप उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। इसके तहत 1921 में नियमावली बनाई, उस कानून के तहत, उस नियम के तहत, जिसमें आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिक्र मिलता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में एग्जिस्टेंस में आती है, पीएसी। उसके बाद इसी समय में आपको एस्टीमेट्स कमेटी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद मार्च 1950 में आपको एस्टीमेट कमेटी का एग्जिस्टेंस नज़र आता है। उस समय की पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 की आज की पब्लिक अकाउंट कमेटी से इसलिए भिन्न है क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उस समय में उन रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि उस समय की काउंसिल में बैठा करते थे, उनके प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं थी, उनके द्वारा गठित भी नहीं हो रही थी। उस पब्लिक अकाउंट कमेटी को उस समय की जो मिनिस्ट्री थी वो फॉर्म कर रही थी। तो कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है। आज की पब्लिक अकाउंट कमेटी और आज की बाकी की कमेटियाँ का गठन ऐसा नहीं होता। वो स्पीकर या चेयरमैन की डायरेक्शन पे काम करती हैं, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा बनाई जाती हैं, और इसी से अंतर पड़ जाता है कि आज की कमेटियाँ संसदीय कमेटियाँ हैं, वो संसदीय समितियाँ, संसदीय मर्यादा, संसदीय दायरे, संसदीय शक्तियों के तहत काम करती हैं। आर्टिकल 105 के तहत जो प्रिविलेजेस और जो इम्यूनिटीज़ मेंबर पार्लियामेंट्स को मिली हैं, पूरी की पूरी पार्लियामेंट को भी मिली है, वही प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को भी मिली हैं और उनके भीतर बैठ रहे उनके मेंबर्स को भी मिली है। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी शक्तिशाली हैं, इनकी भूमिका बहुत अहम है। मैंने आर्टिकल 105, आर्टिकल 118 दोनों का विवरण यहाँ दिया। इतिहास में कहाँ से आ रही हैं मैंने आपको बताया, और संविधान लागू होने के बाद से इनकी चरित्र बदले हैं वो भी समझाया कि अब ये संसदीय ज़्यादा हैं, मंत्रालय नहीं। ये मंत्रालयों की कमेटियाँ नहीं हैं, मिनिस्ट्रीज़ की और डिपार्टमेंटल कमेटीज़ नहीं हैं, वो अलग कमेटी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। ये संसद की हैं, ये संसदीय समितियाँ हैं। आई बात समझ में? जब हम बात करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, देखिए, पार्लियामेंट के लेवल पर एवरी डे टास्क बढ़ता जा रहा है। अगर सही मायने में देखें तो 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन दैट इज़ अ मानसून सेशन, समय उसका 3 महीने का रहता है, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। उसके बाद मानसून सेशन, बजट सेशन के बाद पहला बजट सेशन था, मैंने मानसून कह दिया। सबसे पहला सेशन बजट सेशन, दैट इज़ फरवरी टू मार्च, देन मार्च टू अप्रैल, देन अप्रैल टू मई। ओके, उसके बाद फिर मानसून सेशन 2 महीने का, और उसके बाद फिर विंटर सेशन 1 महीने का। तो कुल मिलाकर के 6 महीने के सेशन हुए। उसमें भी बैठकें कितनी कम होती हैं ये भी देखना ज़रूरी है। लगभग 100 दिन के लिए संसद बैठती है। पूरे देश के लिए नियम बनाने हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी ऑक्यूपेशंस यानी कि ट्रेड, कमर्स, इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, कंट्री डे बाय डे वेलफेयर होती चली जा रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। डे बाय डे नए नए चैलेंजेस उभरते आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई नई इनोवेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ले दे करके अब एक नया ड्रोन भी आ गया है, कानून उसके लिए भी बनाना है। ले दे करके नई गाड़ियाँ और उनके तहत नई रफ्तारें, तो नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लेकर के आना है। तो हर रोज़ नई चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। इसके तहत ये बहुत कठिन हो जाता है कि जो एक सांसद है, ये डोमेन एक्सपर्ट्स तो है नहीं, ये जनरलिस्ट हैं। ये किसी फील्ड की एक एक्सपर्टीज़ रखें ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये जनता की पल्स को जानते हैं, तो दे आर मोर ओवर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट नहीं, जनरलिस्ट, जनरल। ओके, तो जर्नलिस्ट होने के नाते अब समस्या ये आ जाती है
कि कानून तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वहाँ पर तो आपको एक्सपर्ट्स की नॉलेज ज़बरदस्त चाहिए, उसके बिना कानून अपनी उस कैरेक्टर को, उस स्टैंडर्ड को अचीव ही नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपकी जो एक नॉलेज है और जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं, वो डोमेन के जो हॉरिज़ॉन्स हैं इतने एक्सपेंडेड, आपकी नॉलेज एक पॉइंट पे जा कर के कमज़ोर पड़ेगी। तो आपको उस फील्ड के नए-नए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत ऑलवेज़ पड़ती रहेगी। उस स्पेसिफ़िक नॉलेज को आपको चाहिए ही। आप अगर सैटेलाइट सिस्टम्स, स्पेस सिस्टम, आप अगर एटॉमिक एनर्जी, आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप अगर डेटा सेंटर, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी नए क्षेत्रों के विषय में बात कर रहे हैं, बीइंग मेंबर पार्लियामेंट आपकी नॉलेज एक समय में कम पड़ जाएगी। उसके बाद इन क्षेत्रों में काम करने के लिए अब आपको उस समय की स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं उनकी ज़रूरत है। इन एक्सपर्ट्स को, इन जानकारियों को संसद तक कौन लेकर के आए, इसकी व्यवस्था करनी ज़रूरी होती है। उस कानून के तहत, उस लॉ में इस गुणवत्ता को, इस एक्सपर्टीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को कौन लेकर के आए, उसकी व्यवस्था करनी होगी। कानून इनके बिना यदि बनेगा तो कानून कहाँ रहा, अपना पर्पस तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो ये आवश्यकता है। और ऐसे में संसद बैठ रही है लिमिटेड डेज़ के लिए, वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ता जा रहा है, टेक्निकलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और उसमें संसद की चर्चाएं राजनीतिक अधिक होकर के कामकाजी कम रहती हैं। तो ऐसे में जब वहाँ पर बिल डिस्कशन हो रही है तो वो ज़्यादातर पॉलिटिकल रहेगी, या बिल का एम ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर डिस्कस किया जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसकी एक एक डिटेलिंग को बहुत डिटेल में ले लें, जैसे कि हर बिल। तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उस बिल के पीछे हर तरह की एक्सपर्ट नॉलेज को, उसके मेरिट्स को, उसके डीमेरिट्स को, उसकी रेलेवेंस को डिटेल में स्क्रूटनाइज़ करे, डिस्कस करे, उसे एनरिच करे और फाइनल वर्जन में कन्वर्ट वैसा ही बिल हो, इसका प्रयास हो। उस व्यवस्था के तौर पर हमारे पास संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कई बार ऐसा होता है कि देश की सरकारों को ऐसा लगता है कि ये नीति हमें बनानी चाहिए, अपनी जो एक नॉलेज है उनके बेसिस पे वो नीति बना लेते हैं। लेकिन फिर चर्चा के बाद ये समझ में आता है, जब वो नीति जनता के बीच आती है, तब ये समझ आता है कि इस नीति में इन परिवर्तनों की आवश्यकता थी। तो नीतियों को जनता के बीच लाने की भी आवश्यकता है, उसके बीच के वो परिवर्तन समझने की भी ज़रूरत है। तो सरकार न्यूट्रल मैनर में उन चर्चाओं से, उन इनपुट से प्रभावित होकर के हो सकता है अपनी शुरुआती नीति को ही बदल दे। लेकिन ये तो तब हो सकेगा ना जब सरकार की उस नीति को आप गुणवत्ता के आधार पर परिवर्तित करना चाहेंगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस के आधार पर परिवर्तित करना चाहेंगे। तो सरकार और ज़्यादा सुचारू ढंग से चले, सरकार की नीतियाँ और ज़्यादा रेलेवेंट हों, सरोकारी हों समाज के लिए, पर्पस ओरिएंटेड हों, इसके लिए भी हमें ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए थी जो सरकार को जन कल्याणकारी बना करके रखें। इसके लिए भी ये समितियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करती हैं, वीक नहीं करती। ये सरकार की पावर पर कोई टेम्परेंस नहीं है, ये सरकार की पावर को पर्पसफुल बनाती हैं, क्योंकि शक्ति का आधार कर्म है। शक्ति कर्म के लिए मिलती है, पर्पस पहले आया, पावर बाद में आई। सरकार को बार बार ये चेतना करानी ज़रूरी रहती है कि पावर से पर्पस नहीं है, पर्पस है, आप एक पर्पस से आए हैं, इसलिए आपको कुछ पावर्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, और आप वो पर्पस फुल्ली एग्जीक्यूट कर सकें, इसके लिए आपकी पावर राइट डायरेक्शन में चैनलाइज हो, इसके लिए आपको राइट इनपुट्स की नीड है। और वो इनपुट्स हम डिराइव करके लाए हैं सोसाइटी से, क्योंकि हमने सोसाइटी के साथ इनफ इंटरेक्शंस की हैं इस मुद्दे पर, और अब हमारे मेरिट्स के क्लॉजेस को समझ करके आप अपनी नीतियों को बदल सकते हैं। तो कोई व्यवस्था तो चाहिए ना। तो ये तो देश में संवैधानिक मजबूरी बनाई गई है, वो ये कि कोई भी कानून सदन के पटल पे आए बिना कानून नहीं बनेगा। आपको कोई भी कानून बनाना है वो संसद में आएगा, सदन के पटल पे आएगा। लेकिन ये नहीं कहीं भी कहा गया कि उन पे कितनी देर डिस्कशन करनी है। कुछ कानूनों पर 4 घंटे, 6 घंटे या 4 दिन भी चर्चा होती है, और आप हैरान हो जाएंगे, कुछ कानून 1 मिनट में भी पास होते हैं, या होते हैं 15 मिनट के अंदर कई कानून पास हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बात अलग, मजबूरी को समझो। मजबूरी है कि उसे सदन के पटल पे आना है, वहाँ आए बिना कानून नहीं बन सकता।
संसद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसी मशीन है जिसके इधर से डालते हो बिल तो ही लॉ बाहर आता है। तो ये तो क्लियर है कि इस मशीन में बिल तो डालना ही पड़ेगा, लॉ तभी बनेगा। हाँ, कितनी देर तक वो मशीन में डाला रहा ये अलग विषय। तो ऐसे में बहुत से बिल हैं जो मिनटों में पास होते हैं। आपको देख के ऐसा लगा होगा ये तो मिनटों में पास हो गया, लेकिन हो सकता है उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा कहीं पर हुई है। यहाँ समितियों की ज़रूरत होती है। समितियों पे उस पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी, डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट, क्लॉज टू क्लॉज, वर्ड टू वर्ड डिस्कशन हुई थी, फिर वो मिनटों में पास हो गया। तो संसद पर ही निर्भर हो करके यदि चलेंगे तो ये तो ठीक है कि आप खुश हैं बहुत कि भाई देश में एक संसद है और हर देश का नियम कानून से आता है और कानून संसद में बनते हैं, लेकिन संसद में उस कानून पर चर्चा कितनी देर हुई ये भी तो उसकी गुणवत्ता को तय करता है। वो कानून सार्थक है कि नहीं वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो चर्चा का विषय बना भी कि नहीं। तो तब आप निराश भी हो सकते हैं कि मिनटों में, आधे घंटे में आज सुना कि इन्होंने 8 कानून पास कर दिए। लेकिन अगर उसके साथ ये शब्द जुड़ा है कि कमेटी स्तर पर इसे कंसिडर किया गया था, फिर आप आश्वस्त होकर के चल सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में ये डिस्कस्ड रहा, ओके। लेकिन फिर इसमें ये भी बात निर्भर करती है कि कितने कानून भेजे गए कमेटियों के पास, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि संसद में आने वाला हर कानून कमेटी के पास जाएगा। कानून कमेटियों के पास भेजे जाएंगे। तो सरकारों की लोकतांत्रिक क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि उसके मेजर्स क्या रहते हैं, उसके यार्डस्टिक्स क्या हैं। तो एक यार्डस्टिक ये भी है कि किस लोकसभा में 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं में कितने परसेंट बिल जो प्रेजेंट हुए संसद में, उसका कितना परसेंट बिल जो है वो कमेटी लेवल पे भेजे गए। जो बिल प्रेजेंट हुए संसद में उसके कितने परसेंट बिल जो है वो कमेटी लेवल पर भेजे गए। ऐसा भी एक डाटा हो सकता है शायद एक ऐसा डाटा मेरे पास भी हो, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि 14th लोकसभा में 60% बिल्स रेफ़र किए गए कमेटियों को। 15th लोकसभा में 71% बिल रेफ़र किए गए किसको, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट्री कमेटियों को। और ये कौन सी थी 15th लोकसभा, 2009 से 2014 वाली। और 16th लोकसभा यानी कि मोदी गवर्नमेंट 2014 से 19 25% बिल रेफ़र किए गए कमेटियों को। आंकड़ा काफ़ी गिरा और आप हैरान थे 2019 से ये जो नई लोकसभा स्थापित हुई 2024 के तक के लिए 17वीं लोकसभा, पहले 4-5 महीने के सेशन में एक 0 बिल भी नहीं भेजा गया कमेटियों को। आई बात समझ में? तो वो यही कह रहे हैं कि कोई बिल रेफ़र नहीं किया गया। काफ़ी बाद में जाकर के कुछ बिल रेफ़र होने शुरू हुए। तो बिल रेफरेंस रेट ड्रास्टिकली गिरा है कमेटी स्तर पर। एक घटनाक्रम ये, दूसरा पार्लियामेंट में डिबेट हो नहीं रही। बात को समझिए, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं भी होती तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डिबेट पॉलिटिकल ज़्यादा है। वहाँ पर जो मेंबर है उसकी पॉस्चरिंग पॉलिटिकल ज़्यादा रहती है। वो अपने वोटर्स को दिखा रहा होता है, वो अपनी पार्टी को दिखा रहा है, और सबसे बड़ी बात व्हिप जारी होता है। अपनी ही पार्टी का मेंबर जा नहीं सकता खिलाफ, क्योंकि व्हिप जारी है। कमेटियों में व्हिप नहीं होता, कमेटियां क्लोज डोर में मीटिंग कंडक्ट करती हैं और टेलीवाइज नहीं कर सकते, उसको पब्लिश नहीं कर सकते, और रिपोर्ट सीक्रेट होती है। जब तक रिपोर्ट संसद में नहीं पेश होगी उसके पहले जानकारी किसी के पास नहीं आ सकती। तो ऐसे में आप खुल के अपना मत रखते हैं अपनी ही पार्टी के विरुद्ध भी। MP आप बीजेपी के, और बीजेपी कोई लॉ लाई है, लेकिन आपको लगता है कि ये क्लॉज अच्छा नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो प्योर मेरिट पे बात चल रही होती है। एक तरफ संसद नहीं चल रही, ऑपोजिशन अड़ंगा लगा रहा है या रूलिंग पार्टी काबिल नहीं है चलाने की, वो अलग बात, नहीं चल रही। दूसरी तरफ मार थोक में कानून भी बन रहे हैं, और तीसरी तरफ रेफरेंस रेट ज़बरदस्त गिरा हुआ है, भेजे नहीं जा रहे हैं कानून कमेटियों में। फिर ये आप ज़रूर अब कह सकते हैं कि ये नॉन डिबेटेड लॉज हैं, जिस पर फिर लिटिगेशंस के चांसेस कल को बढ़ सकते हैं। हो सकता है सरकार को इसमें आने वाले समय में बहुत से बदलाव लाने पड़े, या जुडिशियल प्रोसेसेस के वाया भी इनमें रेक्टिफिकेशंस की जाएँ। आई बात समझ में? तो समितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। ये एक आंकड़ा मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ और भी आंकड़े मैं आपके सामने अभी रखूँगा, लेकिन एक आंकड़ा ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि जहाँ
14वीं लोकसभा में 60% बिल्स रेफ़र हुए, 15वीं लोकसभा में 71% बिल रेफ़र हुए, 16वीं लोकसभा तक आते आते वो 25% ऑफ द टोटल बिल लेड ऑन द संसद 25% रेफ़र हुए। वहीं 17वीं लोकसभा में तो नाम मात्र ही रह गए। लंबे समय तक तो कोई बिल रेफ़र ही नहीं हुआ। तो आपको जब क्रिटिकल एनालिसिस पे बात है तो एक डाटा ये भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने % बिल कमेटीज़ को रेफ़र हो रहे हैं। इससे भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है। क्या ब्रूट मेजॉरिटी से कानून पास हो रहे हैं या वेल कंसिडर्ड डेलिब्रेशन से पास हो रहे हैं। तो अखबारों में आप अक्सर एक लेख पढ़ते रहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के दम पर ये चीज़ें करना चाह रही है। आई बात समझ में? और बिल्कुल भी वो ब्रूट मेजॉरिटी नहीं रहेगी, वो चीज़ आर्बिट्रेरी नहीं रहेगी अगर हम उसे वेल कंसिडर्ड डिबेट डेलिब्रेशंस के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो एक कंसेप्ट ये था। इसके अलावा क्या कहा जाता है, वुड्रो विल्सन की एक लाइन पढ़ करके बताना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ टू से, वो वहाँ की अमेरिकन संसद कांग्रेस है तो उसके बारे में कह रहे हैं, इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ टू से दैट कांग्रेस इन सेशन इज़ कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन। कांग्रेस जब सेशन में होती है यानी कि संसद जब चल रही है तो ऐसा लगता है पब्लिक एग्जीबिशन में अपना प्रदर्शनी लगा के बैठी है, जो लोग सुनना चाहते हैं वही सुना रहे हैं, जो पार्टी सुनना चाहती है। सो व्हेन कांग्रेस से दैट द कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन बट द सेम कांग्रेस बट वाइल कांग्रेस इन इट्स कमेटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। कांग्रेस जब सेशन में होती है तो पब्लिक एग्जीबिशन पे होती है, बट वही कांग्रेस जब कमेटी रूम में होती है तो वो कांग्रेस एट वर्क होती है, वो काम कर रही होती है। तो कमेटियों को इस लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। 1993 में जब आई वो कहानी बताऊंगा, लेकिन हमारे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट KR नारायणन यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो, क्या कहते हैं सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इससे आपको पता लगेगा कि क्या एप्रीहेंशंस रेज हुई होंगी उस समय में, एप्रीहेंशंस भी रेज हुई होंगी ना। उसको वो काउंटर वो कह रहे थे, मेन पर्पस ऑफ कोर्स इज टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट थ्रू मोर डिटेल्ड कंसिडरेशंस ऑफ मेजर्स इन दीज कमेटीज़। तो आप पार्लियामेंट के प्रति गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, द पर्पस इज नॉट टू वीकन और क्रिटिसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बट टू स्ट्रेंथन बाय इन्वेस्टिंग इन विद मोर मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री सपोर्ट। और मैंने अभी बताया कि सरकार की नीतियाँ और भी सरोकारी हो जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन और भी स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर इनपुट्स वायबल मिल जाएं, और वो जनता से बातचीत के द्वारा ही मिल सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी एक डाटा और है, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख करके समझाऊंगा। इतनी कहानी समझ आ गई। हम संसदीय समितियों की बात कर रहे हैं। तो जब मैंने इसकी बात की कि हिस्टोरिकली 1921 में आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी मिलती है, बट वो मोर ओवर मिनिस्ट्रियल ज़्यादा थी, मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री कैरेक्टर नहीं था। 1950 में मार्च के महीने में जो आपको कमेटी मिलती है वो एस्टीमेट्स कमेटी है। उसके बाद फिर कमेटियाँ बनती रहीं। कैसी कमेटियाँ बनती रहीं? सेलेक्ट कमेटियाँ, जॉइंट कमेटियाँ बनती रहीं। ये भी अभी समझ आएगा ये क्या होती हैं। सही मायने में 1989 का वो दौर था जिस समय में जो गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के लेवल पर कमेटीज़ बनने लगी इन चीज़ों को लेकर के कि जनता की राय क्या है हमारे इस नियम को लेकर के, कानून को लेकर के, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। जब मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट लेवल पर ये इनिशिएटिव लेकर के अलग अलग कानूनों के माध्यम से एक्सपर्टीज़ गेन करने को लेकर के, जनता की राय शुमारी लेने को लेकर के कमेटीज़ बनने लगी, तो ये महसूस हुआ एक समय में कि हमें इसे एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप के तौर पर बनाना चाहिए। हमें ये कमेटी को और ज़्यादा ऑटोनॉमस और इंटीग्रेटेड कैरेक्टर देना चाहिए कि ये संसद के साथ बेहतर जुड़ करके चले, ना कि मंत्रालयों के साथ। मंत्रालयों के साथ इनका जुड़ाव इस तरह से हो कि ये मंत्रालयों की जवाबदेही संसद के प्रति और बढ़ा दें, अकाउंटेबिलिटी को और एनहांस कर दें, ना कि मंत्रालयों के द्वारा यूज़ किया जाने वाला सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट टू लेजिटिमाइट देयर लॉज, उनके कंडक्ट को लेजिटिमाइज़ करने का इंस्ट्रूमेंट ना बने। तो इतना अच्छा प्रक्रिया है, क्यों ना इसे और बेहतर कर दिया जाए। तो फिर 1993 वो समय था जब हमारे देश में ये पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम के तहत स्टैंडिंग कमेटीज़ एग्जिस्टेंस में आई। इन्हें कहते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DR, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DRSC। यानी कि जितने भी देश के स्तर पर सरकार मंत्रालय चलाती हैं, उन मंत्रालयों के कॉन्टेक्स्ट में कमेटियां बना दी गई। आई बात समझ में? तो इस तरह से स्थायी कमेटियां गठन हुई। स्थायी कमेटियां, वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ स्थायी, द स्टैंडिंग कमेटी, द परमानेंट कैरेक्टर कमेटीज़। उसके पहले मैंने बताया सेलेक्ट कमेटियाँ थी, जॉइंट कमेटियाँ थी, काम करती थी, वो क्या था अभी समझ आएगा। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडिंग कमेटियाँ आज की डेट में हमारे देश में हैं, बिल्कुल हैं।
पर स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज़, द परमानेंट कमेटीज़ कब एग्जिस्टेंस में आई? 1993 में। आई बात समझ में? और इनकी जो संख्या बल है वो कितना रहा करता था स्टैंडिंग कमेटीज़ का? दैट इज़ 45। कितना रहा करता था? 45। स्टैंडिंग कमेटीज़ का संख्या बल 45 रहा करता था, यानी कि जो इनके अंदर मेंबर रहेंगे वो 45 रहा करेंगे, और वो मोस्टली 2:1 के प्रोपोर्शन से आते थे लोकसभा और राज्यसभा से, क्योंकि ओवरऑल भी स्ट्रेंथ तो 2:1 में ही जा रही है ना, लोकसभा के कंपैरेटिवली राज्यसभा इट इज़ 2:1। इसी रेशो में सदस्य भी आया करते थे। तो 45 मेंबर की वो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ रहती थी उसमें से 30 लोकसभा से आएंगे और 15 राज्यसभा से आएंगे, 2:1 हो जाएगा रफली। लेकिन 2004 के मुताबिक 2004 में जाकर के इनका काम और सुगमता से चल सके, ये भी एक राजनीतिक अखाड़ा सा ना बन जाए, इसके लिए संख्या बल घटा दिया गया। क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। और जो संख्या बल घटा करके इसकी संख्या 31 कर दी गई, और वो कितनी हो गई? 21 और 10, 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, तो 45 से घटा करके संख्या बल 31, वो भी रफली 2:1 ही रह गया। तो 2004 से अब तक आप 31 संख्या बल के साथ इन स्टैंडिंग कमेटीज़ को देखते हैं, यानी कि इनकी मेंबरशिप 31 के अराउंड रहती है। 10 राज्यसभा से रहते हैं और 21 लोकसभा से रहते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई? दूसरी बात, आज की डेट में मौजूदा स्थिति में आपके देश में कितनी स्टैंडिंग कमेटी हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड? 24। आज की डेट में आपके देश में कितनी कमेटी हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड? 24। तो 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की, फिर यहाँ पर वो हो गया 2:1, 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की। ठीक है, इनमें सदस्य कैसे चुन करके आते हैं, कैसी सारी प्रक्रिया होती है वो हम अभी समझेंगे। तो 1993 से परमानेंट फॉर्म में जिन्हें हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गई, वो आज एग्जिस्ट कर रही हैं। लगभग 24 स्टैंडिंग कमेटी आपके देश में इस समय में है, लगभग 31 उनकी सदस्य संख्या रहती है कोई भी स्टैंडिंग कमेटी की। 2:1 का फॉर्मूला ऑलमोस्ट फॉलो होता है राज्यसभा और लोकसभा को रिप्रेजेंटेशन देने में, और इस तरह से इनका विभाजन 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की, इस तरह से काम करते हैं। डन। अब शुरुआत में अगर हम देखें कि ये जो कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़, क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट से आती हैं इसलिए इन्हें हम दूसरी कमेटी से अलग कर सकते हैं? तो एक कमेटी होती है कंसल्टेटिव कमेटीज़। वो कंसल्टेटिव कमेटीज़ होती हैं कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पर वो कमेटी बनी है जो मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन का बेस बन रही है। पार्लियामेंटेरियन माने मेंबर पार्लियामेंट, और एक तरफ मंत्रालय हैं तो उनके मिनिस्टर्स एमपीज़ के साथ बातचीत करना चाहते हैं किसी कानून या किसी प्रक्रिया को लेकर के, उनकी सलाह चाहते हैं, उसके लिए कंसल्टेटिव कमेटीज़ आर देयर। इट इज़ डिफरेंट थिंग। उन कंसल्टेटिव कमेटी से ये कमेटियाँ अलग हैं, उसका कारण ये 4 क्लॉज हैं। उसका कारण ये 4 क्लॉज हैं। ये 4 क्लॉज सिद्ध हो रहे हैं तो कमेटी पार्लियामेंट्री है, ये 4 क्लॉज सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो कमेटी फिर पार्लियामेंट्री नहीं है, कुछ भी और हो सकती है। तो कंसल्टेटिव कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी से कंफ्यूज नहीं करना। कौन से 4 क्लॉजेस पूरे हो जाएंगे तो कमेटी पार्लियामेंट्री हो जाएगी? कमेटी के आने का कारण तो मैंने पर्पस तो समझाया आपको कि एक्सपर्टीज़ चाहिए, स्किल्स चाहिए, वॉल्यूमिनस वर्क है, काम में डिटेल्ड स्क्रूटिनी चाहिए, क्लॉज बाय क्लॉज, वर्ड बाय वर्ड, और सांसद एक लेवल पे लिमिटेड हो जाते हैं। जिस तरह से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, ट्रेड, कॉमर्स, ग्लोबलाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, तो हमें डोमेन स्पेसिफिक लोग चाहिए जानकारी उसमें डालने के लिए। लेकिन हाँ, नव पल्स तो देश की ही समझनी है तो सांसद ही एग्जिस्टेंस में रहेगा, उसे हम टेक्नोक्रेट से तो रिप्लेस नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह की कमेटी की यूटिलिटी और ज़्यादा महसूस होती है। समझ आई? लोगों के बीच में जा कर के मैंने लोगों से बात की कि भाई किसान आपकी समस्या क्या है? तो किसान ये कहता है समस्या मेरी सिर्फ इतनी है कि मेरे पास ये फसल है, मुझे यही नहीं पता इस समय में कि जो आसपास के गन्ने की मिलें हैं, उस गन्ने की मिल में मैं अगर अभी यहाँ से ट्रॉली लेकर के निकलता हूँ, किस मिल में मेरा माल सबसे जल्दी उठ जाएगा। सरकार का यहाँ पर यह है कि एमपी ने सिर्फ सुन ली मांग, सरकार के स्तर पर ये क्या बनाएंगे? एक ऐसा नियम बनाएंगे जिस नियम के तहत ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना चाहेंगे उन मिलों का। इसके लिए एक्सपर्ट्स की नीड है कि कैसा ऐप बनाया जाए जिसमें कि वो नॉन डिजिटल फॉर्मेट पे काम करे, क्योंकि किसान के पास सिंपल मोबाइल है। कैसे मैसेज सर्विस के वाया या किन कॉल नंबरों पर वो मैसेज करे तो रिप्लाई आ जाए। लाइव रिप्लाई होना चाहिए, लाइव टाइम में होना चाहिए, रियल टाइम एक्टिविटी हो।